बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास का आज हम चैप्टर 17 शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ दी बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा और आज हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो पेपर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का आपको बायोटेक्नोलॉजी की नो हाउ देने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप जनरल बात करें तो पुराने ज़माने में इंसान क्या क्या करता रहे, ये बायोटेक्नोलॉजी कहा सोचा ये जाता है कि ये एक नया हम कहते हैं जी एक नया प्रोसीजर है, एक नया इल्म है, नया नॉलेज है, पर ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इंसान कब कब इस्तेमाल करते रहे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गौर करें तो इंसान सिलेक्टिव पॉलिनेशन करता रहा। मैं थोड़ा सा अब डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे। सिलेक्टिव पॉलिनेशन एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सिलेक्टिव प्लांट्स के अंदर मुझे अगर ये एक गंदम का ये एक बीज, ये एक पौधा बड़ा अच्छा लगता है, या मुझे ये फ्लावर इस पौधे का बड़ा पसंद है और इसका फ्लावर भी बड़ा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ हैं दोनों सेम स्पीशी यानी गुलाब है या कोई भी एक है, तो मैं अगर उनको वो फूलों को आपस में ऐसे क्रॉस करवा देते थे तो उससे पॉलिनेशन हो जाती थी, यानी दोनों फूलों को मिला देते थे, या कोई और मेथड लेके उसके एंथर्स को उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते थे ताकि हमारे पास कुछ अच्छे पौधे आ जाएं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए ये काम किया करता था। इसी तरह फसलों को बेहतर करने के लिए, नए नए बीज ईजाद करने के लिए वो भी इंसान ये चीज़ इख्तियार करके नए नए बीज और ज़्यादा अच्छी बेहतर फसलें उगाता था, अभी भी उगा रहा है। ठीक है ना जी। और इसके अलावा बेटा सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इंसान करते रहे कि ये जो गाय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देती है और ये जो बैल था ये इसकी माँ बहुत अच्छा दूध देती थी, तो मैं इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा के इनकी आगे जनरेशन पैदा करता हूँ। या इसके बरक्स वो जानवर जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर पाते थे या प्रॉपर ज़्यादा अच्छा दूध नहीं देते थे या काम करने में भी इतने अच्छे नहीं थे, उनको कंडेम किया जाता था, यानी उनको आगे ब्रीड नहीं, उनको सेल कर देते थे या उनको बेच देते थे या ज़िबा कर देते थे, जो भी करते थे। तो उसका फ़ायदा ये होता है, इसे कहते हैं, जिसको आपने याद है आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा था, वहाँ पे भी हमने ये बात की थी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और एनिमल्स की होती है जिससे अपनी मर्जी के चीज़ें। इसके अलावा इंसान जो है वो फर्मेंटेशन करता रहा। अगर आप गौर करें तो फर्मेंटेशन क्या थी, जो वो इंसान शुरू में लाइक आटे को खमीर लगाना है या दूध को दही में दही जमाते थे लोग घर में। इसके अलावा इंसान ये अचार डालते हैं जो, ठीक है, ये भी इसके मुख्तलिफ वाइन्स बनाते थे इंसान। ठीक है, माइक्रो हम अभी डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन हैव बीन यूजिंग द फर्मेंटेशन से ये सारा कुछ बनता है, दही भी, अचार भी, विनेगर भी, इसके अलावा शराब भी। ठीक है, और ये सारा कुछ दिस इज़ व्हाट वी से माल्टी ड्रिंक्स भी है, ये सारा कुछ फर्मेंटेशन से बनता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन होती क्या है और ये कैसे होती है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री है, इंसान बहुत सारे काम शुरू में करता रहा है जिसको वो समझता था कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये इस सारे को हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक, यानी कि ये पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ। याद रखें, डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ने से पहले आपने एक बात याद रखनी है। बायो टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोई भी चीज़ जो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करती हो पिछले वाली चीज़ से। मैं फ़र्ज़ किया ऐसे मार्कर ईजाद हो जाएं जो खुद मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना शुरू कर दें इसके ऊपर, तो दैट वुड बी द टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड, यानी बेटर टेक्नोलॉजी दैन दिस वन। इससे पहले वो चाक हुआ करता था, हाँ, और काला यानी ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वाइट बोर्ड नहीं होता था। तो वो जो ब्लैक बोर्ड था वो ज़्यादा उस पर लिख लिख के वो जो था, उससे पहले ग्रीन वो होते थे, उससे पहले सिंपल तख्तियाँ होती थी, उससे पहले ज़मीन पे समझाते थे, स्लेटें होती थी। तो ये सारा कुछ जैसे जैसे बेहतरी आ जाती है तो एक फील्ड में ज़्यादा बेहतर एडवांसमेंट होती जाती है, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम जिंदा चीज़ों को
टेक्नोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी इसको हम कहते हैं द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज टेक्नोलॉजी। यानी जिंदा चीजों को अगर इस्तेमाल करूं क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान को फायदा होता है, उसकी जिंदगी में बेहतरी आती है। तो इसको अब मैं डिफाइन करता हूं, तो हम कहेंगे द बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली microorganisms, for the benefit of human being on industrial scale। याद रखिएगा, बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े पैमाने पे जिंदा चीजों को, खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ना, ये तो थी ना ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, छोटी मोटी और चीजें, मतलब अब है लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार और एडवांस फील्ड है। क्या हम देखें, अगर आप गौर करें बेटा, तो याद रखिएगा एक चीज़ है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है भला, सोचो। हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जीन्स यानी डीएनए। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर माँ बाप से औलाद में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल। आपने पढ़ा नहीं जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। एक माँ से, मैंने कहा नहीं था कि वो जीन होता है, फिर अलील्स होते हैं, वो चैप्टर पढ़ाया नहीं है जेनेटिक्स वाला, इनहेरिटेंस वाला। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली मैं कैसा बनूंगा? मेरे सेल्स के जो डीएनए हैं, उनके उसके अंदर जो जीन्स लगे हैं, वो डिसाइड करते हैं अल्लाह के हुक्म से कि मेरी आंख ऐसी होगी, नाक ऐसा होगा, मेरे अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ये चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी। हाँ जी, समझ रहे हैं ना बात को? और वो जीन्स आपको पता होगा, एक मेरे कैरेक्टर को, यानी नाक को या आंख को या किसी भी चीज़ को, एक ट्रेट को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? 2। ये बात हमने कही थी। 1 ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ जीन, कम से कम 2 जीन्स, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और उनमें से एक मां से आया होता है और एक बाप से आया होता है। ये बातें आपने पढ़ी, अभी गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हो। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिसाइड करता है कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा। और वो जो जीन्स हैं वो हाफ माँ से आए हैं और हाफ बाप से आए हैं, यानी एक और एक कॉपी। तो ये देखें, अगर हम उन्हीं जीन्स को ही बदल दें, उनको मॉडिफाई कर दें, उनको चेंज कर दें, उनको रिप्लेस कर दें, या उनको कुछ उनके साथ उखाड़ पिछाड़ करें, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम आम जुबान में कहते हैं इंजीनियरिंग विद जेनेटिक मटेरियल। डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहते हैं दिस व्हाट वी से द एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल synthesis of genetic material is called genetic engineering। समझ आ गई? अब आप कहीं सर एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, 46 क्रोमोसोम है, किसी एक क्रोमोसोम के साथ आप ये, और उसके अंदर भी एक डीएनए और उसके अंदर भी एक जीन, इतना डीप जाके कौन सी कैंची है जो काटती होगी, या कौन सी कैंची है जो आप ऐसे, यस देयर आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, वो एक कुछ एंजाइम्स होते हैं
वो कैंचियाँ नहीं काटती, एंजाइम्स काटते हैं, उनके बारे में आप अगली क्लासेस में जाके कुछ शायद इस किताब में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो उनके बारे में हम तब पढ़ेंगे। तो हम जेनेटिक मटेरियल को अगर मॉडिफाई करें, चेंज करें, और इसकी बुनियाद पे लोगों ने इंतहा लेवल के रिजल्ट्स हासिल किए हैं। आप यकीन करें कि एक मक्खी जो है, उस मक्खी की आँख का जीन निकाल के किसी दूसरी मक्खी के या किसी दूसरे, इवन मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि अगर किसी दूसरे मेंढक के जो लार्वा है या सैलेमेंडर का जो लार्वा है उसके ऊपर कहीं पे इंजेक्ट कर दिया जाए ना वो जीन, तो वहां मक्खी की आंख उग जाती है एडिशनल। यहां तक के रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। और फिर इस टेक्नोलॉजी से बड़ा कुछ लिया गया है। मसलन ऐसे पहले किसी दौर में हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में कि एक गाय जो थी, पहले उसको ज़िबा करते थे, उसका पैंक्रियाज लेते थे, उसके पैंक्रियाज को प्रोसेस करके उससे इंसुलिन हासिल की जाती थी जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लगती थी। लेकिन अब क्या होता है, ऐसा नहीं है। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको धड़ाधड़ इंसुलिन मिल जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे मॉडिफाई करके अल्लाह के हुक्म से बनाए गए हैं जो कि खुद जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो धड़ाधड़ टनों के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इससे बहुत कुछ बना दिया गया है। तो दिस इज व्हाट वी से, इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, इन सारों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन चीज़ों को जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इनको मिला के हम जीन थेरापी वगैरह, इनको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। किस चीज़ का? तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि दी ओल्ड टेक्निक्स, ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी यानी प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं उसकी जो कुछ लेटेस्ट आपको फ़ायदे बताता हूँ। ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं ताकि मतलब हमें कुछ पता भी हो कि भाई क्या क्या हुआ है। कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी। पर एक काम शुरू हुआ था 1944 में, जब पता चला कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ये हमने आज ही पढ़ना है सेकेंड ईयर के अंदर कि ये जो दो एक्सपेरिमेंट थे, एक मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था और ऑसवर्ल्ड एवेरी का, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। सही है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट साबित करते थे कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो हमारे माँ बाप से हमें मुंतकिल हुई है, यानी वरासती इंफॉर्मेशन, वो बेसिकली डीएनए बेस्ड है, वो डीएनए की शक्ल में हम में आई है। ये पता लगा था 1944 के अंदर, और उसके बाद से इस रिसर्च के ऊपर, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई, मुख्तलिफ तरह के जीन्स ढूंढे गए। मसलन इंसान का जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ था 1990 में कि भाई इंसान के जो सारे क्रोमोसोम्स हैं, उनके सारे जो जीन्स हैं, इंसान के अंदर एक सेल के जितने क्रोमोसोम हैं, उनके अंदर जितने जीन्स हैं, उन सारों को मिलाया जाए। मिलाने से मुराद उन सारों को अलग-अलग किया जाए और पता किया जाए कि कौन सा जीन क्या काम करता है। और हमारे इंसानों के, इससे पहले ड्रोसोफिला वगैरह के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। ड्रोसोफिला कहते हैं एक मक्खी है, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलान फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट के ऊपर पहले काम हो चुका था। फिर इंसान का 1990 के अंदर इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल था, इंसान का जीनोम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन वन पर्सन। मैं एक बंदा हूं, मेरे अंदर जितने जीन्स हैं, मेरे एक सेल के अंदर एक सारे क्रोमोसोम जितने 46 हैं, उनके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं, वो सारे जीन्स को उनकी सीक्वेंस क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, ये मेरा जीनोम कहलाएगा। तो वो इंसानों के बहुत सारे जीन्स आपस में मिलते होते हैं ना, तो वो जो जीन्स थे, इंसानों का जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन है जो ब्लड ग्रुप का होगा,
कौन सा जीन है जो आंख के कलर का होगा, कौन सा जीन है जो इंसुलिन का होगा, मुख्तलिफ, ठीक है ना जी। तो वो वाले जीन्स जो हैं उनके बारे में बताया ये गया। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 2002 में पब्लिश्ड हो गया था, यानी 2002 में ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश शाया कर दी गई थी। और अब तो इसमें मज़ीद ब्लैक डीएनए और फर्दर इंफॉर्मेशन की चीज़ें अब इंसानों को फर्दर समझाई जा रही हैं, और इसी की बुनियाद पे और टेक्नोलॉजीज़ भी जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये तो आपको लग गया पता कि जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, कब लॉन्च हुआ और क्या था। इसमें एक और बात भी है, दैट इज़ अबाउट पहली दफ़ा ये MCQ आ जाता है कि कब DNA कट पेस्ट किया है। कट पेस्ट करने से मुराद ये होता है कि DNA का एक टुकड़ा आप काट सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैंचियाँ होती, तो यानी एंजाइम्स होते हैं, नॉट कैंचियाँ वो लोहे वाली नहीं। तो वो एंजाइम DNA का ये टुकड़ा काट देते हैं और फिर आप आर्टिफिशियली मशीन के अंदर एक उसके कहते हैं थर्मोसाइक्लर, ये बेसिकली PCR मशीन होती है, पॉलीमरेज चेन, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो PCR मशीन होती है जिसमें उस DNA की, यानी अगर ये DNA था ये वाला, तो फर्ज किया ये मैं सिंगल स्ट्रैंड ही बनाता हूँ, आमतौर पे DNA में 2 होते हैं ना, लेकिन मैं सिर्फ, तो DNA का इतना सा टुकड़ा ले लिया और फिर इसकी मशीन के अंदर बहुत सारी कॉपियां बना दी। और इसी हिसाब से क्या किया गया है कि इवन जो जीन्स हैं इंसान के, उनके बैंक बनाए गए हैं, यानी कि हर जीन की बहुत सारी कॉपियां करके उसको स्टोर कर लिया गया है। ना सिर्फ इंसान की, बहुत सारे एनिमल्स की भी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी, कि इनकी असलियत जीन्स की ये है। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप जो आपके पास बैक्टीरियम होगा, आपको पता नहीं है कि ये कौन सा है, तो आप बस सस्पेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है, तो आप उसकी बुनियाद पे क्या करते हैं, उसका PCR करा लें। तो जिस तरह अभी कोरोना वायरस का PCR कराते हैं, वो आप चेक करते हैं, वो कहता है जी इसके अंदर जो जीनोम है, जो इसके अंदर RNA, उसमें DNA नहीं होता, उसमें RNA होता है, ठीक है। तो उसका जो जीनोम है, क्या वो कोरोना वायरस जो असल वाला है उसके जीनोम से मिलता है? अगर मिलता है तो आपको कोरोना वायरस का शिकार है, अगर नहीं मिलता तो आप नहीं है, सही है ना जी। तो ये सारी बातें फिर डिटेल में कभी पढ़ेंगे। ऐसी मशीन है जीन सीक्वेंसर, खैर ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, अभी आपके ऊपर इतना स्ट्रेस देना ज़रूरी नहीं है कि जी क्या चीज़ है। इसके अलावा 1997 के अंदर डॉली शीप बनाई थी। ये शीप कैसे बनी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक होते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो स्पर्म्स और यानी जो जर्म लाइन सेल्स हैं, जो एग्स, जो जिनसे गैमीट्स बनते हैं, एग्स और स्पर्म जिनसे बनते हैं। तो उन सेल्स को आमतौर पे रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस साइंसदान ने क्या काम किया था कि उसको जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस लेके, मैंने क्लोनिंग आपको पढ़ाई थी ना, याद आया? किसी जाइगोट का न्यूक्लियस या अंडे का न्यूक्लियस निकाल देते हैं एग का, और उसकी जगह किसी नॉर्मल सेल्स का न्यूक्लियस डाल दे, पता है ना। यानी फर्ज किया ये एक एग है, मैं अब आज ये समझाना चाह नहीं रहा था क्योंकि ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, आज पढ़ने की। तो ये एग जो है, इसका न्यूक्लियस उन्होंने काट दिया, यहां से रिमूव कर दिया, ये एग है, और एक नॉर्मल सोमैटिक सेल, यानी जो मेरी बॉडी का नॉर्मल सेल है, उसका न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया। तो अब जो बनेगा वो सेम टू सेम इसकी तरह का होगा जो पैदा होगा। समझ आ गई बात की? तो ये किया गया था, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वरना आप सेकेंड ईयर का मेरा क्लोनिंग का लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इस चैप्टर को बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे।